एक साल पहले 26 मई 2025 को भारतीय जनता पार्टी ने अपने ट्विटर हैंडल से एक पोस्ट किया और उस पोस्ट में एक पुलिस अधिकारी जो है वो बताते दिख रहे हैं और वो बता रहे हैं कि 90,000 लड़कियां एक साल के अंदर में बंगाल से गायब हुई हैं और वो भी फेसबुक पर संपर्क में आने के बाद। यानी आप समझ सकते हैं कि ये कितना बड़ा आंकड़ा है और इस पर अभी तक जो है इस पर कोई कार्रवाई नहीं हुई है। आप सोचिए कि जिस वक्त ये ममता बनर्जी की सरकार थी उस वक्त बंगाल से 90,000 लड़कियां एक साल में गायब हो जा रही हैं और उस पर बंगाल सरकार बिल्कुल मौन बैठी रहती है, कुछ नहीं करती है, कोई कार्रवाई नहीं होती है। और ये पुलिस अधिकारी कह रहे हैं, वो बाइट भी मैं आपको सुनाऊंगा जो 2025 को 26 मई 2025 को भारतीय जनता पार्टी ने पोस्ट किया था। लेकिन अब सवाल ये उठता है कि अब तो शुवेंदु की सरकार आ गई है, भारतीय जनता पार्टी की सरकार आ गई है। क्या अब उन मामलों पर कार्रवाई होगी और क्या ममता बनर्जी को इसके लिए दोषी ठहराया जाएगा? क्या उनके खिलाफ कोई एफआईआर दर्ज किया जाएगा और उनको इस मामले में उनसे पूछताछ की जाएगी? क्योंकि वो गृह मंत्री थी और गृह मंत्री मुख्यमंत्री दोनों थी, तो इस नाते भी पुलिस प्रशासन की जिम्मेदारी भी एक प्रकार से गृह मंत्रालय की होती है और वो खुद गृह मंत्री थी। तो क्या वो कोई रिपोर्ट नहीं मांगती थी या वो रिपोर्ट नहीं इसलिए नहीं मांगती थी कि वो जानती थी कि इसमें कौन लोग शामिल हो सकते हैं और कौन से गिरोह इसको अंजाम दे रहे हैं? क्या ये ममता बनर्जी को पता था और ममता बनर्जी इसीलिए उस पर चुप्पी साधे बैठी थी? आज इन सभी मुद्दों पर बातचीत करेंगे और इस बातचीत में हमारे साथ जुड़े हुए हैं वरिष्ठ पत्रकार और राजनीतिक विश्लेषक संजीव प्रियदर्शी। आपकी पहली प्रतिक्रिया क्या है? उसके बाद हम वो बाइट सुनाएंगे, पहले आपकी प्रतिक्रिया ले लेते हैं। के लिए विडंबना है। इतनी हजार बच्चियां 90,000 बच्चियां गायब हैं और वो तो पिछला डाटा है। अगर उसको और अपडेट करिएगा तो उसकी संख्या 1 लाख पार हो जाएगी। तो उसमें ये पता करना जरूरी है कि क्या पहली बात क्या उसमें मानव तस्करी का एंगल है, क्योंकि कम उम्र की बच्चियों को बहला फुसलाकर, खास करके गरीब परिवार की बच्चियों को बहला फुसलाकर उसको ले जाके बेच भी देते हैं। दूसरा एक ये है, क्या उनको बॉर्डर पार करा के बांग्लादेश भेजा गया है? ये भी एक एंगल है, क्योंकि एक खबर मैंने देखी थी, वो बंगाल की ही बच्ची थी और वो गायब हुई थी 1 आध साल पहले और वो उसने फोन किया कि वो ताजमहल के सामने भीख मांग रही है। उसको ताजमहल और पुलिस, ये 7 8 दिन पहले की खबर है और आगरा पुलिस लगी हुई है उसको जब लड़की को सकुशल बरामद करने में। तो एक नेटवर्क है। अब तीसरा एंगल तो मैंने बताया बांग्लादेश वाला, क्या उनको सीमा पार भेजा जा रहा है? चौथा होता है, हम सब जानते हैं कि ह्यूमन ऑर्गेन्स के लिए भी बहला फुसला के उनको डिपोर्ट कर दिया जाता है किसी और देश में और वहां ह्यूमन ऑर्गन ट्रांसप्लांट करवाया जाता है। बहुत सारे ऐसे देश हैं जहां, जैसे हमारे देश में ह्यूमन ऑर्गन ट्रांसप्लांट के कठोर नियम है कि आप अपने परिवार से, अपने उससे संबंधियों से ही, रिलेटिव से ही, एक्सटेंडेड फैमिली से ही आप ले सकते हैं। पहली प्रायोरिटी आपकी होनी चाहिए। लेकिन बहुत सारे ऐसे देश हैं जहां ह्यूमन ऑर्गन्स को आपको जुगाड़ करना है, उसके लिए पैसे खर्च करने और आपका ट्रांसप्लांट हो जाता है, चाहे किडनी हो, लीवर हो, हार्ट हो। तो इन तमाम एंगल से इसकी जांच की जानी चाहिए और हम लोग भी मांग करते हैं नई सरकार से, वहां बंगाल की सरकार से, कि इस तरह के मामले का एक जो नेटवर्क होगा, उस नेटवर्क को क्रैक डाउन करने की जरूरत है। वो नेटवर्क जो है वो अभी भी एक्टिव होगा इसमें। और क्या उस नेटवर्क का टीएमसी नेताओं के साथ कोई लेन देन था? क्योंकि देखिए, भले वो पुलिस अधिकारी ये बोल रहे हैं कि बेटियां बंगाल में सुरक्षित नहीं है, तत्काल पहले का वीडियो है, तो पुलिस क्या कर रही है अगर बेटियां सुरक्षित नहीं है? सवाल ये उठता है, तो उस समय पुलिस क्या कर रही थी? और वो ये भी कह रहे हैं कि फेसबुक के माध्यम से ये सब जो किया जा रहा है, जो अपहरण किया जा रहा है, ये फेसबुक के माध्यम से। तो इसका मतलब है कि क्या उस फेसबुक आईडी को ट्रैक नहीं किया जा सकता है क्या?
क्या फेसबुक आईडी को ट्रैक कर पुलिस नहीं पहुंच सकती थी क्या? आखिर पुलिस क्यों नहीं पहुंची? जब पुलिस को ये तक जानकारी है कि फेसबुक के माध्यम से ये पूरा नेटवर्क संचालित हो रहा है, तो आखिर पुलिस क्यों नहीं जा रही थी? क्या इसके पीछे कुछ संरक्षण मिला हुआ था किसी का क्या? देखिए, इस तरह का ऑर्गेनाइज्ड क्राइम बिना सत्ता के संरक्षण के नहीं हो सकता। देखिए, हम्म कहीं किसी ने मर्डर कर दिया, कहीं किसी ने लूट कर लिया, वो अनऑर्गेनाइज्ड क्राइम है, वो हो सकता हम्म है। ऑर्गेनाइज्ड क्राइम की इतने हजारों की संख्या में लड़कियों को का अपहरण किया जा रहा है या लड़कियों को बहला फुसला के गायब किया जा रहा है बंगाल से, ये ऑर्गेनाइज्ड हम्म क्राइम का हिस्सा है और ये बंगाल के हर जिले में होगा। सबसे हम्म पहले सबसे पहले शुभेंदु सरकार को ये चाहिए कि वो हम्म फोन नंबर जारी करें जिसमें बंगाल के, देखिए होता क्या है कि जब बेटियां गायब होती तो लोग छुपाते भी हैं उसको, क्योंकि वो चाहे वो बिल्कुल। किसी भी धर्म की लड़कियां हो, कि वो हम्म छुपाते कि उनकी प्रतिष्ठा पर चोट पहुंचेगी, इसलिए फोन हम्म नंबर जारी करना चाहिए। और हर जिले के लिए फोन नंबर जारी करना चाहिए कि अगर आपकी बेटी हम्म बहन गायब है तो आप इस फोन हम्म नंबर पे संपर्क करके डिटेल बता सकते हैं। तो बिल्कुल। इससे क्या होगा, हर जिले का एक डाटा उपलब्ध हो जाएगा और फिर ट्रैक करना आसान होगा। हम्म यानी कि अब शुभेंदु के आने से, शुभेंदु जब से सीएम बने हैं उसके बाद ये आपको लग रहा है कि ऐसे मामले जितने भी हैं उनके ऊपर कार्रवाई होगी और इस मामले में जो भी दोषी होगा उसको बख्शा नहीं जाएगा? क्योंकि आपने जो कहा कि अगर ये एक प्रकार से ऑर्गेनाइज्ड क्राइम है, संगठित अपराध है, तो अगर संगठित अपराध है तो इसके पीछे किसी ना किसी का संरक्षण होगा और जब तक राजनीतिक संरक्षण ना हो तब तक इस प्रकार के अपराध को अंजाम नहीं दिया जा सकता है। तो क्या ऐसे में अगर राजनीतिक संरक्षण की बात सामने आती है तो क्या उनके ऊपर भी कार्रवाई होगी? नहीं होगी कि का सवाल नहीं है, होना, करें, कार्रवाई करें, हमारी डिमांड है, बंगाल के सब लोगों की डिमांड है, भारत के लोगों की डिमांड है कि जिन्होंने बच्चियों को बहला फुसला कर वो भगा के ले गए, धोखा देकर ले गए, और हम्म वो किस मकसद से ले गए उसकी हम्म पहचान करिए और कार्रवाई कीजिए। मैंने बोला कि जब आप फोन लाइन खोल देंगे तो आपको हर हम्म जिले का एक डाटा उपलब्ध होगा और तब कौन सी लड़की के साथ फेसबुक पर कौन समय में कौन संपर्क में था, उससे बिल्कुल। इस कांड का खुलासा करना आसान हो जाएगा। जी। हम्म एक एक वो बाइट जो उस वक्त की उस पुलिस अधिकारी की है वो भी हम अपने दर्शकों को सुना देते हैं कि उसमें आखिर वो कह क्या रहे हैं। बहुत छोटी सी बाइट है, पहले उसको सुना देते हैं। 90,000 মেয়ে কিডন্যাপ হয়েছে। ফেসবুককে ইউজ করেই 90,000 মেয়েকে কিডন্যাপ করা হয়েছে। তো एक बार फिर से सुनिए आप। ফেসবুকের মাধ্যমে প্রায় 90,000 মেয়ে কিডন্যাপ হয়েছে। ফেসবুককে ইউজ করেই 90,000 মেয়েকে কিডন্যাপ করা হয়েছে। তো यानी इसमें ये साफ साफ कहते दिख रहे हैं कि फेसबुक का यूज करके ही इन लोगों का अपहरण किया गया है। तो ये सवाल हालांकि हमारा पहले हो चुका है, लेकिन इसके बाद एक ये सवाल बनता है संजीव जी कि अगर इनको भी पता था, ये जो पुलिस अधिकारी जो बोल रहे हैं और जिसको भारतीय जनता पार्टी ने शेयर किया था उस वक्त, क्या आपको लगता है कि इन पुलिस अधिकारियों से फिर से इनको बुलाया जाए और इनसे पूछा जाए कि जब आपके पास ये जानकारी थी कि फेसबुक के माध्यम से इस पूरे काम को अंजाम दिया जा रहा है, तो फिर आपने इसके ऊपर कार्रवाई क्यों नहीं की? क्या ये पुलिस अधिकारी बताने की स्थिति में होंगे कि ये किनके दबाव में वो काम कार्रवाई नहीं कर रहे थे ये लोग? ना बिल्कुल, देखिए पहले तो ये इसका मैं ट्रांसलेट कर दूं, मे जो होता है, हाँ, मे कहते हैं बंगाल में लड़कियों को। बेटी को, बेटी हम्म को। तो बेटी हो बिल्कुल। गई, लड़की भी हो गई, बहन भी हो हम्म गई, सब वो उसके सेंस में यूज किया जाता है। तो वो ये कह रहे हैं हम्म कि 90,000 बंगाल में बेटियां जो है गायब हो गई हैं, फेसबुक के माध्यम से किडनैप कर लिया गया। वो शब्द हम्म बड़ा, जब वो है किडनैप कर लिया, यानी उनको अगवा किया गया है। तो हम्म अब देखिए इसके लिए क्या करना है, ऐसी किसी भी ऑर्गेनाइज्ड क्राइम जहां इतने बड़े पैमाने पर लड़कियों को अगवा किया जा रहा है, उसे हम्म पूछताछ तो होनी चाहिए। कार्रवाई क्यों उस समय नहीं की, क्या दबाव था ममता बनर्जी सरकार का, या उसने हाथ रोक रखे थे पुलिस के, ये तो बताना ही चाहिए अधिकारियों को। बिल्कुल। इसके अलावा जब इस तरह का कोई ऑर्गेनाइज्ड क्राइम होता है तो उसके लिए एक एसटीएफ गठन किया जाता है। एसटीएफ हम्म जो है वो स्टेट लेवल पर होता है, डिस्ट्रिक्ट लेवल पे होता है, क्योंकि हम्म ऑर्गेनाइज्ड क्राइम हो गया। कि एसटीएफ जो है फॉर वुमेन सिक्योरिटी,
मे की सुरक्षा के लिए, बंगाल की मे की सुरक्षा के लिए एसटीएफ बनाना चाहिए और पूरा इसके पीछे पूरी ताकत लगानी चाहिए। देखिए, हर जिले से 10-12 बच्ची भी अगर सकुशल वापस ले आई गई तो वो सब खोल देगी काला चिट्ठा कि उसमें क्या क्या हो रहा था उनके साथ, कितनी तरह से प्रताड़ित किया जा रहा था, क्या उनके ऑर्गेन्स निकाल के, लीवर किडनी निकाल के किसी को ट्रांसप्लांट किया गया, या उनको बांग्लादेश भेजा गया और बांग्लादेश से फिर उनको खाड़ी देशों में भेजा गया। वो सब तब पता चलेगा जब एसटीएफ इसकी विस्तृत जांच करेगी। और एसटीएफ की जांच के लिए एक स्क्रूटनी बना देनी चाहिए। स्क्रूटनी हाईकोर्ट के वर्किंग या सिटिंग जज कर सकते हैं। उससे जो है वो जांच बिल्कुल सही दिशा की तरफ जाएगी और हमें पता चलेगा। और सबसे पहले देखिए, जो बच्चियां गई है उनको तो लाना है, अब बाकी को बचाना है। अवेयरनेस कैंपेन चलाना चाहिए हर जिले में। उसको अवेयरनेस कैंपेन आप सोशल मीडिया पे चला सकते हैं, आप विज्ञापन दे सकते हैं। तीसरी बात है, माइकिंग होनी चाहिए कि अपनी बेटियों को बचाइए। जो लड़कियां ऐसी, काउंसलिंग होनी चाहिए जिले लेवल पे, काउंसलिंग सेंटर होनी चाहिए, जैसे सखी सेंटर होता है उस तरह से काउंसलिंग सेंटर होना चाहिए। कोई उनको बहला फुसला तो रहा है तो वो सीधे अपने परिवार को शिकायत करे, परिवार सखी सेंटर या पुलिस थाने को शिकायत करेगी। तो आपको उस नेटवर्क को तोड़ने के लिए पहली बात है कि बच्चियां अवेयर हो, जागरूक हो। पहला एफर्ट वो हो, नंबर जारी, फोन नंबर जारी करना चाहिए, एसटीएफ बनाना चाहिए, सिटिंग जज उसकी जांच करे। और जो लापता है बच्ची, उनके खोज के लिए भी एक स्पेशल एफर्ट करने की जरूरत है। चूंकि वो इंटर स्टेट मामला हो जाएगा तो उसको सीआईडी से जांच, सीबीआई से जांच करवाएं और उन बच्चियों को सकुशल वापस लाएं, ये बहुत जरूरी है। और बाकी देखिए, केवल बंगाल में नहीं, हमने तो महाराष्ट्र और मध्य प्रदेश में भी सुना, हिमाचल में भी सुना, हजारों महिलाएं, बच्चियां गायब हैं, वो भी सुना। नहीं, एक आखिरी सवाल संजीव जी, चूंकि ये भारतीय जनता पार्टी के वेस्ट बंगाल पेज से इस वीडियो को अपलोड किया गया था 26 मई 2025 को, तो इस नाते भी अब शुभेंदु अधिकारी की ये नैतिक जिम्मेदारी बन जाती है कि जब वो अपोजिशन में थे तो इस मुद्दे को वो उठा रहे थे, अब तो वो सत्तासीन है, तो सत्ता पर बैठे हुए हैं, तो फिर अब उनको इसके ऊपर बिना किसी के उस मुद्दे को उठाए हुए, जब तक कि दूसरा कोई उठाए नहीं, उनको खुद ही स्वतः संज्ञान लेकर इस मुद्दे को आगे बढ़ाना चाहिए और इस पर पूरी कार्रवाई करनी चाहिए। आपको लगता है कि अब शुभेंदु अधिकारी इस दिशा में आगे बढ़ेंगे? हाँ, देखिए, शुभेंदु जी काम तो अच्छा कर रहे हैं। अभी तक उनको बंगाल की जनता ने भी उनकी तारीफ की है। लेकिन होता क्या है, जब आप सरकार में होते हैं तब आपके पास 75 तरह की चुनौतियां होती हैं। तो उसको प्राथमिकता सूची में ऊपर रखें इस केस को, बच्चियों की सुरक्षा के मुद्दे को, और केवल उसमें बोला ना जाए बल्कि कुछ करके दिखाया भी जाए।